नमस्कार दोस्तों, न्यूज़ डंका के इस प्लेटफॉर्म पे मैं राज उपाध्याय आपका स्वागत करता हूं। आज का विषय काफ़ी ही इंटरेस्टिंग और आजकल के कलयुग के काल से काफ़ी संबंधित है। आप लोगों को इसमें काफ़ी मज़ा और काफ़ी इंटरेस्ट आएगा, ये मेरा दावा है। आपके पिछले प्रयोग के बारे में, प्रतिक्रियाओं के बारे में धन्यवाद। सारी शंकाओं का हम समाधान करने की पूरी कोशिश करेंगे और इस कार्यक्रम के बारे में भी आप अपनी प्रतिक्रिया नीचे लिखे हुए रिप्लाई पे, रिएक्शन पे आप बतौर भेज सकते हैं, आपकी शंका भी भेज सकते हैं और नीचे लिखे हुए आप बटन पर सब्सक्राइब कर लें ताकि अगला जब वीडियो आएगा तो आपको सूचित अपने आप नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो दोस्तों, आज का विषय है राहु केतु का गोचर। लेकिन उसके पहले मैं आपको राहु केतु की एक छोटी सी कहानी, पौराणिक कहानी सुनाना चाहूँगा। आपको सुनकर अच्छा लगेगा क्योंकि ये थोड़ी अपरिचित कहानी है। वो तो राहु केतु के उगम की कहानी तो तकरीबन परिचित है, तो भी मैं शॉर्ट में बता देता हूँ कि समुद्र मंथन में जैसे कई सारी चीज़ें निकली, उनमें अमृत निकला था और अमृत पान करने के लिए जब मोहिनी के रूप में विष्णु खुद आए परोसने के लिए, और वो मुड़ के जो अमृत था वो सिर्फ देवों को दे रहे थे और ये पहचानने वाले राहु थे। और वो राहु उस वक्त उन्होंने देवों के वेश में वहाँ पर प्रवेश किया और उस पंक्ति में जाकर देव बतौर बैठे और उन्हें जब मोहिनी स्वरूप विष्णु ने उन्हें अमृत परोस दिया और वो उन्होंने प्राशन कर लिया और गले के नीचे निकलने के पहले उनके नेत्रों ने, नेत्र कौन, एक चंद्र रूपी और एक सूर्य रूपी नेत्र, और ये नेत्रों ने उनकी सच्चाई जान ली और इसीलिए विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से उनकी गर्दन काट दी और ये काटकर दो बन गए, एक राहु और एक केतु। अब ये दो अंग बने, ये बहुत बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है और इसमें बहुत बड़ा बोध भी छुपा है। तो अब कहानी का वो आगाज यहाँ से होता है कि केतु बोला कि अब वो केतु एक इंडिविजुअलिटी बन गई, एक अपनी व्यक्तित्व बन गया। तो बोला मेरी क्या गलती है, मैंने तो कोई गलती नहीं की, मैं तो शरीर मात्र हूँ। ये जितना दिमाग और जो कुछ किया धरा जो भी था ये तो राहु का था, आपने मुझे क्यों सजा दे दी। और तो और आपको सुनकर बहुत आश्चर्य होगा कि सुदर्शन चक्र ने तक उसके प्रति अपनी सहृदयता दिखाई। उन्हें भी लगा कि अरे केतु की तो कोई गलती नहीं है, इन्हें क्यों सजा दिया जाए। तो उन्होंने अपने विष्णु से, चक्र ने तक विनंती की कि अरे ये केतु को आप मेरा मानस पुत्र मान लीजिए और इसको मुझे दे दीजिए। कहने का मतलब, अब देखिए कहानी में कितना बड़ा इंटरेस्टिंग ट्विस्ट आया है कि राहु ने भी कहा कि आप अगर अन्याय कर रहे थे तो अगर देवों का अन्याय से बचाने के लिए मैंने ये काम किया, क्योंकि आप अन्याय कर रहे थे, सिर्फ देवों को पिला रहे थे। मैं असुर देव बन के आया, लेकिन आपके अन्याय का कहीं न कहीं तो कोई न कोई तो एक परिणाम निकलने वाला था और उस परिणाम में मेरे एक असुर को आपने पिला के आपको मैंने कहीं न कहीं पुण्य अर्जित करने का मौका दिया। अब सुनिए, ये सारे शास्त्रार्थ होने के बाद फिर भगवान ने उन्हें आशीर्वाद देकर ग्रह बना दिए। कहानी का मोराल आप समझिए। मोराल ये है कि राहु अपनी बुद्धि है, राहु बहुत इंपॉर्टेंट है और राहु एक अलग सीमा पे जानता है। राहु की बड़ी विशेष बात है कि राहु अकेले के पास वो दृष्टि थी कि भगवान इस तरीके से कर रहे हैं और ये मोहिनी नहीं विष्णु स्वरूप है। सोचिए कितनी बड़ी दिव्य दृष्टि राहु के पास है, तो राहु से डरने की जरूरत नहीं है। और दूसरे जगह पे केतु को आप इस तरीके से समझिए कि वो आपको रिकंस्ट्रक्ट करने, पुनर्रचना करने के लिए प्रेरित करता है, क्योंकि केतु अपने आप में एक बॉडीली होने के बावजूद, सिर्फ उसको दिमाग न होने के बावजूद वो सिर्फ और सिर्फ शारीरिक कार्यों को ही महत्व देता है, शरीर को ही महत्व देता है। इसको हम आगे समझेंगे। कहने का मतलब, आजकल कलयुग में कैप्टन ऑफ द शिप राहु है दोस्तों, और केतु वो इनलेट है, क्योंकि आउटलेट और इनलेट ये दो ही चीजें इंपॉर्टेंट है जिंदगी में। तो केतु वो आउटलेट है जो कि आपको
एक अलग अध्यात्म के चरण पर, अलग परंपरा में और अलग बिंदु पर ले जाता है। आपको मैं एक छोटे से उदाहरण दे दूं, राहु का प्रतीक छाता है। सोचिए, छाता आपने सुना होगा, कई लोग लाल किताब की रेमेडी में छाता दान करने के लिए कहते हैं। छाता क्या करता है? छाता सूर्य की गर्मी, इंद्र की वर्षा से आपको बचाता है। ये राहु का प्रतीक है। कहने का मतलब राहु इतना इंपॉर्टेंट होके शील्ड करता है आपको। केतु का प्रतीक क्या है? तो केतु का प्रतीक वो पताका है, और वही पताका इतनी सूक्ष्म होकर दुर्वा, दूब के घास, जो दूब की घास होती है या दुर्वा जिसे कहते हैं, वो भी केतु का प्रतीक है, जो सिर्फ और सिर्फ गणेश जी को चढ़ाई जाती है। जाते जाते मैं आपको बता दूं कि केतु का स्वामी डाइटी गणेश इसीलिए माना जाता है क्योंकि गणेश का भी शिरच्छेद हुआ था और उनकी ओरिजिनल सिर की जगह गज का सिर लगाना पड़ा था। दोस्तों, सबसे पहले भविष्यवाणी में मेष राशि से हम शुरू करते हैं, क्योंकि मेष राशि के लिए राहु, उनके पहले और 7वें भाग में केतु, इस तरीके से यह गोचर में परिवर्तन हुआ है। और ये गोचर का परिवर्तन 12 अप्रैल से 13 अप्रैल के दरम्यान हुआ है, क्योंकि राहु भी एक स्लोएस्ट ग्रह है। हालांकि वो ग्रह नहीं होकर नोड माने जाते हैं, यानी बिंदु माने जाते हैं, लेकिन वो किसी भी ग्रह से कम नहीं है। आपको जैसे मैंने बताया उसी तरीके से मेष में राहु आपको एक बहुत अच्छा, उसी कहानी का संदर्भ यहाँ देना चाहूँगा कि जब यह प्रयास राहु ने अमृत पीने का किया, ये मंगल को अच्छा लगा था। मंगल को राहु की डेयरिंग, राहु का साहस और ये सब कुछ अच्छा लगा था। दोस्तों, आपको यह कहानी का यह पहली भविष्यवाणी कि आपने साहस करना चाहिए, डेयरिंग करना चाहिए, और यही डेयरिंग आपको सक्सेस करेगी, अन्य नहीं, आपके व्यक्तित्व को एक नया निखार लाएगी, आपके काम की जगह आपके स्वास्थ्य को एक अलग ऊंचाई पे ले जाएगी। और दोस्तों, केतु का असर सीधा और साफ होगा कि आपको अपने भागीदार, अपने लाइफ पार्टनर और अपने आसपास के लोगों को संभालना होगा, यानी उनका मंतव्य, उनका मन आपने भांपना होगा, पकड़ना होगा, वही राहु केतु की मुख्य भाव से। तो दोस्तों, ये चीज़ों को आपने ध्यान रखकर अपने कार्य में लाइए और अपने स्वास्थ्य और व्यापार और पैसों को बढ़ाने की पूरी कोशिश कीजिए। दूसरी राशि आती है वृषभ राशि। वृषभ राशि के लिए यह गोचर 12वें भाव और 6वें भाव में हो रहा है राहु केतु का। आपको ये बात समझनी चाहिए और समझकर इसको अनुभव में लाइए कि आपका जो भी धन है वो धन को आप सही जगह इन्वेस्ट कीजिए, क्योंकि यह समय आपके खर्च व्यय भार को बढ़ाने का है। लेकिन अगर आप समझदार हैं और मेरे मार्गदर्शन का फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो आपने इसे इन्वेस्टमेंट समझना चाहिए। जैसे आपने अपनी कोई स्किल सीखने के लिए कोई वर्कशॉप, कुछ भी अगर आप करना चाहते हैं अगले लेवल पे जाने के लिए, ये बहुत अच्छा समय है। और उसी तरीके से, क्योंकि वृषभ राशि, वापस उस कहानी पे आऊँगा, वृषभ राशि शुक्र की राशि है। शुक्राचार्य असुर के देवता थे, तो वो उनके लिए कभी बुरा नहीं चाहेंगे, क्योंकि उन्होंने भी इसे सराहा था कि राहु एक सच में, उसने जो प्रयत्न किया और प्रयत्नवादी हुआ, यह भूमिका शुक्र को काफ़ी अच्छी लगी थी। तो दोस्तों, इसमें एक और इम्पॉर्टेंट बात है, वो बहुत इम्पॉर्टेंट बात इसलिए भी है कि आपको अपने जो भी तंटे, लफड़े और या मुकदमे या इस तरीके की बातें होंगे, तो उनमें बैकडोर से, यानी किसी को मध्यस्थ में डालकर आप वो भी लाभ ले सकते हैं। अगली राशि मिथुन राशि है। मिथुन राशि के लिए शुभ समाचार ज़्यादा है, क्योंकि हर तरीके से सुख और लाभ की स्थिति है, क्योंकि इस वक्त आपने दीर्घकालीन योजनाएं जिसे कहते हैं और बच्चों के ऊपर या अपनी अगली जनरेशन के ऊपर आपने काम करना चाहिए, क्योंकि राहु का 11वें भाव में जो आपके गोचर है और केतु का 5वें भाव में जो गोचर है, ये चीज़ें आपको एक अलग लेवल पे ले जा सकती हैं। आपको आध्यात्मिक गुरु या किसी
एक गुरु मंत्र की भी उपलब्धि हो सकती है। आप कोशिश करें, आपके टीम के सदस्यों को आपने अपने लिए काम करने के लिए प्रेरित करने का ये बहुत अच्छा समय है। याद रखिए, इस वक्त आपकी पारलौकिक जिसे कहते हैं पैरानॉर्मल एक्टिविटी बढ़ जाएंगी, यानी कि आपको उस तरीके से आगाज आने लगेगी, आभास होने लगेगा और आपका सामाजिक मेलजोल और टीम वर्क में काम करने का ये बहुत अच्छा समय है। आपको अपने बच्चों पे विशेष ध्यान रखना चाहिए, खासकर बच्चों की ज़रूरतों पे, क्योंकि कामकाज में आदमी ज़्यादा व्यस्त हो जाता है और इसी वक्त बच्चे तंग में आ जाते हैं, इसलिए आपने थोड़ा सा उन पे ज़्यादा ध्यान रखें। राहु केतु गोचर का आपका कर्क के ऊपर जो है वो आपको समझना चाहिए। कर्क में राहु केतु का जो गोचर है, राहु आपके करियर और पारिवारिक मामलों को प्रभावित करेगा और तो और आप इसे अपने करियर के लिए एक महत्वपूर्ण पड़ाव मानिए, क्योंकि इसके बाद आप करियर की इस संधि पे हैं आप कि इस संधि का आप क्या फ़ायदा और क्या लाभ उठा सके, ये सिर्फ और सिर्फ आपके कार्य क्षेत्र पर ही नहीं, ये आपके कन्विक्शन यानी कि धारणा शक्ति पे भी निश्चित है। इसीलिए आपको ये ध्यान रखना ज़रूरी है कि जब भी आप प्रगति करते हैं तो प्रगति में अड़चन आएंगी। कर्क का स्वामी चंद्र है तो चंद्र की राहु से नहीं बनती, लेकिन कर्क में गुरु उच्च का हो जाता है, तो इसको समझिए आपको। और गुरु का गुरुत्वाकर्षण आपको बहुत जगह पे खींचेगा, आपको लगेगा कि आपको इसमें बाधाएं आ रही हैं, लेकिन आप ईमानदारी से प्रयास करेंगे तो प्रयास करने के बाद में सफलता निश्चित तौर पे आपके साथ रहेगी। और यह सफलता, मैंने जैसा कहा, ये लॉन्ग टर्म यानी दीर्घकालिक रहेगी, इसलिए इस समय का भी आप उपयोग करें, क्योंकि राहु केतु अपने आप में 1.5 साल तक एक राशि में रहते हैं और ये राशि में रहना आपके लिए काफ़ी अच्छा है। अगली राशि सिंह राशि। सिंह राशि के लिए यह गोचर आपके नवम और तृतीय भाव को प्रभावित करेंगे, तो नवम और तृतीय भाव को आपको समझना होगा, क्योंकि यह तृतीय भाव आपका पराक्रम भाव, नवम भाव आपका भाग्य भाव, धर्म भाव, और ये चीज़ें आपको लंबी यात्रा, जैसे शंकराचार्य जी ने इसी वक्त जब यात्रा अपने धर्म का प्रसार करने के लिए पूरी यात्रा की थी, वो उस तरीके से यात्रा होगी। बल्कि अगर सामान्य भाषा में कहें तो आप तीर्थ यात्रा पे जाएंगे, आपका आध्यात्मिक दृष्टिकोण डेवलप होगा, बल्कि आप उसमें काफ़ी आक्रामक या कट्टर हो जाएंगे और आप अपनी धार्मिक गतिविधियों को बढ़ा लेंगे। और जो लोग कानूनी प्रशासनिक यानी कि एडमिन में काम करने वाले हैं, उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण समय है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे विद्रोही ताकतों से आपका सामना करना पड़ेगा और ये गोचर आपको इसमें सफलता दिलाएगा। आपको पराक्रम करने होंगे और आपकी यहाँ पर मैं आपको कहूँगा, आपकी शॉर्ट ट्रिप यानी कि छोटी छोटी यात्राएं भी बढ़ जाएंगी, और तो और आपके लिए आईटी, कम्युनिकेशन, सोशल मीडिया पे भी चमकने का एक अच्छा मौका आपके सामने आएगा। लेकिन याद रखिए, किसी भी चीज़ में शॉर्टकट नहीं है, खासकर मेहनत को तो कोई शॉर्टकट नहीं है। मेहनत कीजिए, आप अगले चरण पे इस मामले में जाएंगे ही। और तो और आपको मैं बता दूं कि आपके सबकॉन्शियस माइंड भी एक्टिव हो जाएगा। राहु केतु का अगला गोचर कन्या राशि पर है और कन्या राशि में ये आपका गोचर वित्त भाव पे हो रहा है, और ये वित्त भाव जो है वो आपको समझना पड़ेगा कि आपके लिए आपके काम की, आपके इनकम की, आपकी शीघ्र भावना है, उसको आपको दबाना पड़ेगा, क्योंकि आपको शीघ्र भाव से इसमें कोई भी फ़ायदा होना नहीं है। यानी आप कोई भी परियोजना या प्रोजेक्ट करेंगे, उसमें जो इंग्लिश में कहते हैं जेस्टेशन पीरियड को आपने पालना चाहिए, यानी उन्हें समय देना पड़ेगा पकने के लिए। आपको अपने पार्टनर और
अपने पार्टनरशिप के प्रोग्राम पर भी चर्चा कर सकते हैं। ये पार्टनरशिप याद रखें कि ये काम में भी हो सकती है, आपकी पर्सनल लाइफ में भी हो सकती है। उसकी योजना बनाएं, उसके लिए जो भी संसाधन रिसोर्सेज आपको चाहिए ये वक्त आपके लिए सामने, आप बस चाहेंगे आपके सामने आपको परोस दिया जाएगा। इसलिए इस तरीके से आप ध्यान रखें, आपके वंश में, आपके परिवार में भी कई परिवर्तनों का आपको सामना करना पड़ेगा। वो परिवर्तन तात्कालिक यानी प्राइमा फेशी प्रथम दृष्टया आपको लगेंगे कि वो शुभ नहीं है, लेकिन वो दीर्घकालिक शुभ होंगे। तुला राशि के लिए राहु का और केतु का गोचर बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही नए अंजाम पे, नई भूमिका में आपको ले जाने के लिए समर्थ है, क्योंकि यह गोचर आपके सप्तम और प्रथम भाव में हो रहा है। इसलिए आपको ये विषय, इसको समझने के लिए एक ही चीज़ समझिए, ये आपको परावर्तित करेगा, आपकी समझ, आपके नज़रिए और आपके सोच को एक अलग लेवल पे ले जाएगा। लेकिन याद रखिए, जब आप पिछली सीढ़ी छोड़ के अगली सीढ़ी जाते हैं तो उस वक्त आप थोड़े से असंतुलित होते हैं। असंतुलित यानी कि वही आपका एक्सीडेंट प्रोन एरिया होता है, क्योंकि जब आदमी सीढ़ी से फिसलता है तो या तो सीढ़ी ऊपर जाते वक्त ही वो एक पांव पे खड़ा होता है। कहने का तात्पर्य, आपने वो प्रिकॉशन लेना है। इसीलिए तो कहावत है कि अगला कदम रखने तक पिछला कदम न उठाएं। तो आप इस तरीके से जल्दीबाजी में कोई भी एक्शन या कर्म न करें जिससे आपको तकलीफ होगी। आपके पार्टनर, लाइफ पार्टनर पे भी आप पूरा ध्यान रखें। उनके कुछ भ्रम या उनकी कुछ शंकाएं हैं तो ये आपकी जिम्मेदारी होती है कि उस शंकाओं को बैठ के उनका शमन किया जाए, क्योंकि उसमें और कोई भी तरीका आपके काम में नहीं आ सकता। और आपको इस बात का भान होना चाहिए, ये आप काम करने की जगह और आपके परिवार, ये दोनों पे बातें लागू होती हैं। इसलिए आपको ये बात विशेष ध्यान रखनी जरूरी है। अब आ गए हम वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि पे राहु केतु का गोचर, ये आपको मैं बता दूं बहुत इम्पॉर्टेंट और सुख और लाभ ही लेके आएगा, क्योंकि आपका यह गोचर आपको पारिवारिक स्वास्थ्य और भावनात्मक स्वरूप से बहुत रिच कर जाएगा, क्योंकि यह आपके लिए दोनों में सुधारना लाने का समय है। इसका फ़ायदा उठाएं, जितनी भी आप कोशिश कर सकते हैं कोशिश करें, क्योंकि कार्य क्षेत्र में भी यह गोचर आपको एक नए लेवल पे ले जाएगा। सारे के सारे आजकल की दुनिया के नए नए प्रोजेक्ट जो बोलते हैं स्टार्टअप, इसी वक्त आप चालू कर सकते हैं, क्योंकि ये नए नए मौके आपके सामने पेश होंगे। तो मौक़ों का हमेशा याद रखिए, अपॉर्चुनिटी ग्रैब करनी होती है, यानी अवसर साधने होते हैं। तो उसमें आपको ये विशेष ध्यान देना है। और तो और आपको आपके पुराने कोई कर्जे होंगे, कोई किसी का देना होगा, वो भी आपका चुकता हो जाएगा। इतनी मदद, इतना लाभ आपको ये दे जाएगा। और ये आपको अध्यात्म और जो मंत्र तंत्र में अभ्यास कर रहे हैं उनके लिए भी ये समय काफ़ी उचित है। अगली राशि धनु राशि है। धनु राशि में यह आपको थोड़ा सा अलर्ट करेगा। देखिए, शब्दों का फेर में मत जाइए। अलर्ट को अगर मैं चिंता बोलूं तो आप क्या बोलेंगे? अलर्ट रहना यानी कि एक आपसे चौकन्ना रहने की यह है। आप जितने चौकन्ने, जितने अलर्ट रहेंगे, उतना ये लाभान्वित करने का समय है, यानी आपको फायदे का समय है, क्योंकि आपको वापस एक बहुत बड़ा मौका मिलेगा। क्योंकि मूलतः धनु राशि लोगों के लिए काम करने में आपको बहुत मज़ा आता है, और ये एक ऐसा मौका आएगा कि आप लोगों के सामाजिक कार्यों में, लोगों को मदद करने वाले प्रोजेक्ट में आपको मौके मिलेंगे अच्छे, और उसमें पद लाभ भी होने की पूरी भावना है। यानी आपको ऑनररी कहीं ना कहीं आपको मेंबरशिप या पद लाभ होगा, तो उसका आप फ़ायदा उठाएं, क्योंकि आप इस वक्त बहुत क्रिएटिव हो जाएंगे। और वो क्रिएटिविटी वो आपके काम में दिखनी चाहिए, चाहे वो काम अपना करें या किसी और का करें या सामाजिक कार्य करें। आपके नेचर के अनुसार आप जितने क्रिएटिव रहेंगे,
आप जितने क्रिएटिव रहेंगे, याद रखिए क्रिएटिव होना ये आपके लेफ्ट माइंड और राइट माइंड को बैलेंस करने के लिए सही हार्मोन पैदा करता है और यही चीज़ आपको बहुत आगे ले जाएगी। इसलिए आप जितना ज़्यादा रचनात्मक तरीके से क्रिएटिव हो जाएंगे उतना ही आपके लिए फ़ायदा है। दूसरी बात, यह समय आपके लिए फॉरेन कॉन्ट्रैक्ट का भी है, फॉरेन इंटरेस्ट का भी है और फॉरेन मदद का भी है, यानी परदेश से आपको काफ़ी लाभ और फायदा होने की पूरी संभावना है। अगली राशि मकर राशि। अगली राशि मकर राशि है। मकर राशि के लिए आपको बहुत आनंद होगा सुनकर, मकर राशि वालों के लिए, कि यह काफ़ी शुभ और अच्छा समय है। आपको मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ, उसी कहानी पे मैं ले जाऊँगा जो पहले मैंने सुनाई। उस कहानी में शनि ग्रह, अकेले ग्रह ऐसे थे जिन्होंने जाहिराना तौर पर राहु के इस प्रयास को कि असुर से सुर बनने, यानी कि सूर्यानी देव बनने का प्रयास को सराहा था, अप्रिशिएट किया था। तो ये करना, इस बात को समझना बहुत बड़ी बात है। तो दोस्तों, आपके लिए शुभ समाचार ये है कि आपको उसी तरीके से प्रयत्न करने के लिए पूरे अवसर मिलेंगे। याद रखिए, आप में उत्साह का इतना संचरण होगा, जिसको बोलते हैं ना, एनर्जी से एक शब्द है, एनर्जाइज हो जाता है। आप अपने आसपास आए हुए लोगों को, माहौल को पूरा एनर्जाइज कर देंगे। ये क्षमता है आप में और वो जुनून से जो आप काम करेंगे, वो जुनून ही आपको सब सक्सेस कराएगा। उसमें कोई कमी आने न दें, क्योंकि ये समय की स्पष्टता और आवश्यकता के लिए ज़रूरी है। राहु केतु के गोचर की अगली राशि है कुंभ राशि। कुंभ राशि वालों के लिए भी अभी जो कहानी शनि की बताई वो तो उतनी ही लागू है कि आपको इसका फायदा है, लाभ है। लेकिन लाभ उठाने के लिए प्रयत्नवादी होना यह पहली शर्त है कि आपको अपने प्रयत्नों में, अपने कर्मों में बिल्कुल भी कमी नहीं लानी है, बल्कि आपको अपने कर्म भाव पर ही ज़्यादा, यानी काम पर ही ज़्यादा ध्यान देना ज़रूरी है। भाग्य तो जो कर्मठ और कर्मयोगी होते हैं उनका साथ तो देता है। विवेकानंद, स्वामी परमहंस, सारी बहुत प्रमुख उदाहरण हैं। ये दो नाम मैंने इसलिए आपको विशेष लिए क्योंकि विवेकानंद जैसे परदेशों के भी कांटेक्ट आपको होंगे, परदेश में भी आप नाम अपना रोशन करोगे। ये अवसर आपको इसी वक्त प्राप्त होंगे और एक नए भूमिका में, एक लोगों को इंस्पिरेशन करने वाली भूमिका में आपका आगमन होगा और उस भूमिका को निभाना आपको ज़रूरी है, क्योंकि ये आध्यात्मिकता, ये धर्म वाली गतिविधियों को आपको विदेशी सहयोग भी मिलेंगे, यात्रा होंगी और तो और आपको रिकॉग्नाइज, यानी आपको सराहा, नवाजा जाएगा। इस वक्त अगर आपने प्रयास किए तो आपको कई अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय पुरस्कार भी प्राप्त हो सकते हैं। अंतिम राशि, अपने राशि चक्र की मीन राशि पर ये जो प्रभाव है, ये वापस हम वही भूमिका में हैं, गुरु की भूमिका, क्योंकि मीन राशि गुरु को परिचय करती है और ये आपको, राहु आपके सीधे सीधे आपके फायदे और वित्त को प्रभावित करेगा। यानी इस वक्त आपने लॉन्ग इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए, शॉर्ट इन्वेस्टमेंट करना आपके लिए बेहतर है। और इन्वेस्टमेंट करने में तीन जो पैरामीटर होते हैं, सिक्योरिटी, लिक्विडिटी एंड अवेलेबिलिटी, वो तीनों को आपने ध्यान रखिए, तो आप इस वित्तीय संकट में अपने आप को नहीं फंसाएंगे। और कहने का मतलब, एक बार जो चौंकता है और सोच समझकर अपनी योजनाएं आरेखित करता है, यानी प्लानिंग करता है, वो आपको कर लेनी चाहिए। महंगी चीज़ें खरीदने के बजाय आपने टिकाऊ चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए। ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, आपके भागीदारी के लिए, आपकी लाइफ पार्टनर, और इस संदर्भ में भी यह इम्पॉर्टेंट है कि पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ में आपने एक बैलेंस रखना ज़रूरी है, क्योंकि आप में भावनात्मक जो रेशियो है आपका, जिसको कहते हैं ईक्यू, इमोशनल कोशेंट, ये आपका बहुत ज़्यादा हाई होता है। तो इसको थोड़ा सा कंट्रोल करके सही इस्तेमाल करना आपकी पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। आपके स्वास्थ्य को भी काफ़ी
इस वक्त उठाव मिल सकता है, तो स्वास्थ्य संबंधित जीवनचर्या, आहार विहार पे विशेष ध्यान रखें। ये आपको काफ़ी सराहनीय समय है। धन्यवाद दोस्तों। ये कार्यक्रम आपको कैसे लगा, यह आप अपनी प्रतिक्रिया रिप्लाई में ज़रूर लिखें और सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दाबें ताकि अगले प्रोग्राम आपको नोटिफिकेशन द्वारा सूचित किए जा सके। नमस्कार।